रामपुर गांव के एक छोटे से घर में एक गरीब किसान शंकर अपनी पत्नी पार्वती और दो बेटियों गौरी और मुन्नी के साथ रहता था। वह अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था, पर घर के हालात इतने बुरे थे कि बस वह दो वक्त की रोटी ही पूरी कर पाता था। वह सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में मेहनत करने चला जाता और शाम ढलते घर वापस आता। एक शाम उसकी पत्नी पार्वती उससे कहने लगी, शंकर, गौरी अब जवान हो गई है। उसके रिश्ते आने लगे हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं। हम अपनी बेटियों की शादी कैसे करेंगे? मैं किसी को भी कोई जवाब नहीं देती, लेकिन ये आखिर कब तक चलेगा? आखिर एक दिन तो हमें गौरी की शादी करनी ही है ना। हाँ पार्वती, मुझे एहसास है अपनी बेटियों का। गौरी की शादी हम जरूर करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। मेरी फसल इस दफा बहुत अच्छी तैयार हो रही है, उसको बेचकर बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। हम सारा दहेज भी ले लेंगे और शादी का भी बंदोबस्त हो जाएगा। बस हमें उसके लिए अच्छा लड़का और परिवार देखना होगा। गौरी एक खूबसूरत जवान लड़की थी। सारा दिन वह घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती, अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती और गांव वाले उसकी अच्छी तरबियत से अच्छी तरह वाकिफ थे। अभी वह सिर्फ 17 बरस की ही थी कि उसके गांव से रिश्ते आना शुरू हो गए। उसकी माँ पार्वती अपनी गरीबी से बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आता था कि वह अपनी बेटियों की शादी कैसे करेगी। वह अक्सर इसी सोच में डूबी रहती थी। एक सुबह शंकर खेतों में काम कर रहा था। उसके पास उसका एक दोस्त आया और कहने लगा, शंकर भाई, आप तो बहुत मेहनत करते हो, इसीलिए इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भाई, बस भगवान करे अच्छे पैसे मिल जाए। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी भी तो करनी है। बस इसीलिए बहुत मेहनत करता हूँ ताकि घर के हालात बेहतर हो जाएं। शंकर शाम को थका हारा घर आता है। उसकी पत्नी उसे खाना परोसती है। वह मजे से खाना खा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी उसे बताती है, शंकर, आज साथ वाली पड़ोसन मंजू आई थी। वह गौरी के लिए अपने भाई का रिश्ता लाई थी, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। हाँ पार्वती, कुछ पैसे हाथ आ जाए, फिर कुछ करेंगे। मुझे भी अपनी बेटी की चिंता है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पार्वती तो माँ थी। उसे गौरी की बहुत चिंता थी। वह जानती थी कि बेटी की उम्र गुजर जाए तो अच्छे रिश्ते नहीं आते। ऊपर से उनके घर की गरीबी बहुत थी। शंकर की कमाई से तो बस मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी होती थी। पार्वती जानती थी कि दहेज के बिना कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए वह बहुत परेशान रहती थी। एक सुबह पार्वती गौरी को मुखिया की दुकान पर लकड़ियाम लेने भेजती है। मुखिया पहली बार गौरी को देखता है। वह उसकी मासूमियत और खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। मुखिया बहुत ही लालची था। वह गौरी को अपनी बहू बनाने के सपने देखने लगता है। वह सोचता है, शंकर की बेटी तो जवान हो गई है। ये कितनी खूबसूरत है। अगर शंकर इसकी शादी मेरे बेटे बलदेव से कर दे तो कितना अच्छा हो। मैं शंकर से अच्छा खासा दहेज लूंगा। आखिर उसकी फसल इस बार गांव में सबसे ज्यादा हुई है और मेरे जैसा घराना उसे कभी नहीं मिलेगा।
शाम होते ही मुखिया शंकर के घर जाकर गौरी और अपने बेटे बलदेव के रिश्ते की बात करता है। शंकर और पार्वती मुखिया की इस बात पर हैरान होते हैं। मुखिया उन्हें रिश्ते के लिए बहुत जोर लगाता है। शंकर, मेरा एक ही बेटा है, बलदेव, जो शहर पढ़ाई करने गया है। मेरे कारोबार का तो तुम्हें पता ही है। भगवान की बहुत कृपा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटी गौरी का हाथ हमें दे दो। वह हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। यह कहकर मुखिया चला गया। पार्वती शंकर से कहती है, कितनी भाग्यों वाली है गौरी, इतने अच्छे घर से उसका रिश्ता आया है। शंकर, हमें हाँ कर देनी चाहिए। रोज रोज ऐसे रिश्ते नहीं आते। आप बस हाँ कर दें। आखिर गौरी की शादी तो करनी ही है ना। तुम जल्दबाजी मत करो पार्वती। ये मुखिया बहुत लालची है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या फर्क पड़ता है शादी मुखिया के घर हो या कहीं और, दहेज तो हमें देना ही है। कोई भी दहेज के बिना शादी नहीं करेगा। कम से कम मुखिया के घर किसी चीज की कमी तो नहीं है। वहां गौरी खुश ही रहेगी। आप बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। अगले ही दिन शंकर और पार्वती मुखिया को शादी के लिए हाँ कर देते हैं। मुखिया यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तुम फिक्र न करो शंकर, तुम्हारी बेटी यहाँ बहुत आराम से रहेगी। बस जल्द उसकी शादी की तैयारी करो। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। गौरी अपनी शादी का सुनकर उदास हो जाती है। वह अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है। माँ, मैं मुन्नी के बिना कैसे रहूंगी? आप लोगों की बहुत याद आएगी मुझे। मेरी प्यारी बेटी, ऐसे नहीं बोलते। हर लड़की एक दिन ब्याह कर अपने घर जाती है। तू तो खुशकिस्मत है, तू इतने अच्छे घर जा रही है। और हम कौन सा दूर हैं। जब उदास होगी हमसे मिलने चली आना। पार्वती मुखिया को शादी के लिए हाँ तो कर देती है, मगर खुद फिर से फिक्रों में डूबी रहती है। शाम को जब शंकर खेतों से घर आता है तो वह कहती है, हमने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, पर सारा इंतजाम कैसे होगा? मुखिया के घर में तो सब कुछ बढ़िया था। हमें भी उनकी हैसियत के मुताबिक ही दहेज देना होगा। मुझे बहुत चिंता होती है शंकर। हाँ पार्वती, तुम ठीक कह रही हो। शादी फसल की कटाई के बाद होगी। हम सारी फसल बेचकर गौरी का दहेज लेंगे और शादी भी करेंगे। मैं कुछ भी करके अपनी बेटी की शादी अच्छे से करूंगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। तुम इतनी चिंता मत किया करो। अगली सुबह पार्वती को उसकी पड़ोसन मिलती है और कहती है, पार्वती, सुना है गौरी की शादी मुखिया के बेटे से हो रही है। पर मुखिया तो बड़ा लालची इंसान है। बहुत सोच समझकर शादी करना। नहीं नहीं, मुखिया ने हमसे कोई मांग नहीं की। और बेटियों को दहेज तो सभी देते हैं। आजकल भला कौन दहेज के बिना लड़की ले जाता है, इसलिए वो तो देना ही होगा। यह कहकर पार्वती चली जाती है। गांव में अब गौरी और मुखिया के बेटे की शादी की बातें घूमने लगीं। उधर शंकर बहुत मन लगाकर मेहनत करता रहा। उसकी फसल बस कुछ ही दिनों में तैयार होने वाली थी। उसे बहुत उम्मीद थी कि फसल को बेचकर शादी का खर्च अच्छे से हो जाएगा। शाम को अचानक से तेज बारिश, बिजली, आंधी और तूफान शुरू हो जाता है। शंकर बहुत मुश्किल से घर पहुंचता है।
उसे अपनी फसल की बहुत चिंता थी। आज रात वह खाना भी नहीं खा पाया। उसे चिंता से नींद भी नहीं आ रही थी। ऊपर से बारिश ऐसी जोरों की थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह बेचारा गम के मारे सो ही नहीं सका। बारिश तो अगली सुबह तक भी हो रही थी। पार्वती चिंता के मारे शंकर से कहने लगी, यह कैसी इच्छा है भगवान की, इतनी बारिश, न जाने अपनी फसल का क्या हाल होगा। जैसे ही थोड़ी बारिश कम हो, आप सबसे पहले खेतों का हाल देख कर आए। बहुत चिंता हो रही है मुझे। मेरा तो खुद दिल बैठा जा रहा है पार्वती। गौरी की शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, ऊपर से इतनी बारिश, न जाने अपनी फसल का क्या हाल होगा। हमारी तो सारी उम्मीदें अपनी फसल पर ही टिकी हैं। तुम बस भगवान से दुआ करो। जैसे ही बारिश थमेगी, मैं खेतों को देख कर आऊंगा। शंकर और पार्वती की तो जान पे बनी हुई थी। वो बहुत बेचैन थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस बारिश थमने का इंतजार करने लगे, पर न जाने भगवान को क्या ही मंजूर था। बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी इंतजार में अब दोबारा रात हो गई, पर बारिश आज भी नहीं रुकी। आज फिर बारिश ने शंकर की नींद उड़ा दी थी। वो बेचारा बेबसी का पुतला बना हुआ था। वो आखिर कर क्या सकता था? बस भगवान से फरियाद करने लगा। बारिश तो अगली सुबह भी नहीं रुकी। सब गांव वाले घरों में कैद होकर रह गए। सारी गलियां, बाजार बस बारिश से भीगते रहे, पर बारिश नहीं रुकी। शंकर और पार्वती की तो अब बस जान पर बनी हुई थी। उनकी बेटी की शादी तो फसल की कमाई पर निर्भर थी। अब क्या होगा? कैसे होगी शादी? शादी में तो बस कुछ ही दिन रह गए थे। अगर दहेज और शादी के पैसे न हुए तो क्या होगा? पूरे गांव को गौरी की शादी की खबर थी। कितनी रुसवाई होगी अगर वक्त पर शादी न हुई। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। बस शंकर और पार्वती को तो फैकरों ने घेर रखा था। तीसरी सुबह बारिश रुकती है। हर जगह पानी ही पानी था। फैकरों का मारा शंकर जाकर अपनी फसल देखता है तो सदमे से गिर ही पड़ता है। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। फसल सारी डूब चुकी थी। वह बेचारा तो बस इसी के सहारे था। अपनी फसल देखकर उसे बहुत सदमा लगता है। वह घर जाकर अपनी पत्नी को खेतों का सारा हाल बताता है। वह तो गम के मारे बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है, और वह बेचारी क्या कर सकती थी। सुबह होते ही मुखिया शंकर के घर आता है और कहता है, देखो शंकर, बलदेव मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ, और अगर तुम लोग बेहतरीन दहेज का बंदोबस्त न कर पाए और बारात को अच्छा खाना न दे पाए तो ये शादी नहीं हो सकती। आखिर हम भी ऊंचे खानदान वाले लोग हैं, हमारा तो मजाक बनेगा। अब तुम देख लो, तुम्हें क्या करना है? मेरी मांग पूरी करनी है या बेटी? शंकर और पार्वती उसकी इन बातों से घबरा जाते हैं और डर कर कहते हैं, नहीं नहीं मुखिया जी,
हम जरूर सब बंदोबस्त करेंगे। आप चिंता न करें, सब काम अपने वक्त पर ही हो जाएंगे। यह कहकर मुखिया चला जाता है। पार्वती बहुत परेशान होकर शंकर से पूछती है। आपको ये नहीं कहना चाहिए था। अब हमारे पास क्या है? हम कैसे वक्त पर गौरी की शादी कर पाएंगे? कैसे दहेज का बंदोबस्त करेंगे और शादी के इंतजाम करेंगे? हम कहाँ से ये सब पूरा करेंगे शंकर? जानता हूं पार्वती, पर मैं क्या कहता? देखा नहीं, मुखिया बारात न लाने की बातें कर रहा था। पता है हमारी कितनी बदनामी होती अगर गांव में ये खबर फैल जाती कि गौरी की बारात नहीं आई। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, और फिर दोबारा कोई भी गौरी का हाथ थामने को तैयार न होता। बस इसीलिए मैंने मुखिया को ये सब कहा। आप सही कह रहे हैं, पर हम इतना सब कैसे कर पाएंगे? कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? कैसे इतने बड़े इंतजाम पूरे करेंगे शंकर? पार्वती, मैंने सोचा है कि गांव के जमींदार सेठ के पास अपना घर गिरवी रखकर कर्ज ले लूं और उन पैसों से गौरी की शादी कर दें। मैं खुद मेहनत करके धीरे धीरे कर्ज उतार दूंगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है पार्वती। गौरी ये तमाम बातें सुन लेती है। वो अपने परिवार से बहुत मोहब्बत करती थी। वो अपनी माँ से कहने लगी, माँ, आप पिताजी को मना करें। वो मेरी शादी के लिए घर गिरवी रखकर कर्ज न लें। मैं अपनी वजह से आप लोगों पर इतना बोझ नहीं डालना चाहती। अगर कल को पिताजी वो कर्ज न चुका पाए तो आप लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास सिर छुपाने के लिए बस यही एक घर है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी माँ। गौरी, मेरी प्यारी बेटी, तू अभी बहुत छोटी है। तुझे समाज के रीत रिवाजों का पता नहीं है। जिन लड़कियों की बारात लौट जाती है, उनका फिर कभी ब्याह नहीं होता। वो सारी जिंदगी अपने पिता की दहलीज पर ही जीती हैं और वहीं मर जाती हैं। जो हो रहा है उसे होने दे। हमारा भगवान है ना, वो हमारी मदद करेगा बेटी। रात को जब शंकर खेतों से वापस आता है तो गौरी अपने पिता से कहती है, पिताजी, कृपा करके आप ये घर जमींदार सेठ के पास गिरवी मत रखिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप इतने कर्ज में डूब जाएं। और फिर इस घर के सिवा हमारे पास है ही क्या पिताजी? गरीब की तो पूरी जिंदगी कर्ज चुकाते ही गुजर जाती है। आप एक बार मुनि के बारे में भी सोचिए। कल को वो भी बड़ी होगी, उसकी भी तो शादी करनी है। फिर हम क्या करेंगे? मैं अपने परिवार पर इतना बोझ नहीं डाल सकती। मेरी किस्मत जहाँ लिखी होगी, मेरी शादी वहीं हो जाएगी। और अगर दहेज की वजह से न भी हो पाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बस सुबह ही जाकर मुखिया को मना कर आइए पिताजी। गौरी काफी देर अपने पिता को समझाती है। वो अपने परिवार से बहुत मोहब्बत करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी की वजह से उसका परिवार किसी मुश्किल से गुजरे। सुबह होते ही वह खुद मुखिया के घर जाती है। वहां उसका बेटा बलदेव, जो शादी के लिए शहर से आया हुआ था, मौजूद था। वो सीधे सादे शब्दों में उससे बात करती है और शादी के लिए मना कर देती है। बलदेव, जो पढ़ा लिखा, समझदार और जमाना साज था, अपने पिता से यह मामला पूछता है। उसका पिता उसे सारी बातें बता देता है। बलदेव पिता की बातें सुनकर कहने लगा, मैं हैरान हूं। ये कैसी सोच है पिताजी? हम किस समाज में जी रहे हैं पिताजी?
आप सिर्फ इसीलिए बारात लेकर नहीं जाएंगे कि वो गरीब हैं, उनकी फसल तबाह हो गई है और वो दहेज नहीं दे सकते? पिताजी, किसी की गरीबी का इम्तिहान लेना कहाँ का बड़प्पन है? क्या हमारे पास किसी चीज की कमी है जो हमारा गुजारा किसी गरीब से दहेज लेकर ही होगा? मुझे अफसोस है आपकी इस सोच पर पिताजी। एक पिता की सबसे कीमती दौलत उसकी बरसों की पाली हुई बेटी होती है, जो वो आपको दे देता है। उसके बाद किसी भी चीज की अहमियत खत्म हो जाती है। बलदेव एक अच्छी सोच का इंसान था। तालीम ने उसे और उसके किरदार को बहुत मजबूत, सच्चा और हमदर्द बना दिया था। वो काफी देर अपने पिता को समझाता रहा। बलदेव की बातों ने मुखिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। शाम होते ही वो शंकर के घर आता है, उनसे माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो शंकर, मैं जरा स्वार्थी हो गया था। तुमने अपनी बेटी गौरी की बहुत अच्छी परवरिश की है। वो रिश्तों को निभाना अच्छी तरह जानती है। मुझे तुमसे कोई दहेज नहीं चाहिए। मुझे इतनी अच्छी बेटी मिल जाए, मुझे और क्या चाहिए? तुम परेशान न हो। बलदेव और गौरी की शादी धूमधाम से ही होगी और मुकर्रा वक्त पर ही होगी। तुम बेफिक्र हो जाओ और बस भगवान का शुक्र अदा करो। दहेज वह अभिशाप है जिसने कई गरीब परिवारों को बर्बाद कर दिया है। गरीब आदमी के लिए अपनी बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल हो गया है। वह बेटी की शादी और दहेज के लिए कर्ज तो उठा लेता है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी उसी कर्ज को चुकाते चुकाते बीत जाती है। कई बेटियां दहेज न होने की वजह से अपने पिता के घर ही बूढ़ी हो जाती हैं। अक्सर ससुराल वाले बहू की कदर भी उसके लाए हुए दहेज से करते हैं, जबकि हकीकत में जिसने अपनी जवान, नाजों से पली बेटी दे दी, उसने अपना सब कुछ ही दे दिया। आइए, दहेज की इस कुरीति को खत्म करें और विवाह की रस्म को आसान बनाएं, ताकि सबकी बेटियां समय पर खुशी-खुशी अपने पिया घर जा सकें। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।